ईरान के सर्वोच्च नेता मदस्तबा खामनाई ने ईरान के खिलाफ पवित्र युद्ध की घोषणा की है और पूरे ईरान में कट्टरपंथी अंतिम जीत तक युद्ध की मांग कर रहे हैं। ईरान और अधिक उग्र टकराव के लिए तैयार है क्योंकि एक दिन पहले सर्वोच्च नेता मदस्तबा खामनाई ने एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने ईरान की ताकतों से कड़ा जवाब देने का वादा किया और यमनी हूती विद्रोहियों जैसे प्रॉक्सी समूहों का हवाला देते हुए अमेरिका को फिर महान शैतान कहा। ये ईरानी क्रांति का एक पुराना नारा है, महान शैतान। ईरान में अमेरिका को 1979 से ही परंपरागत रूप से इसी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है, खुद मादिश्तबानी जब से उन्होंने आयतुल्ला का पद संभाला है, महान शैतान वाला ये शब्द एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने इसे पहली बार बोला है और जैफा की क्षेत्रीय विशेषज्ञों का कहना है ये एक संकेत है, ईरान वापस मुड़ रहा है अमेरिका के साथ पूरी तरह से पवित्र युद्ध की भाषा की ओर। लेकिन इस बड़ी खबर के पीछे एक और भी अजीब और चिंताजनक कहानी छुपी हुई है। मामला ये है कि जिसने कथित तौर पर यह पवित्र युद्ध घोषित किया उसे लगभग 5 महीनों से किसी ने जिंदा नहीं देखा। ईरान में लोग पूछ रहे हैं क्या वो सच में जिंदा है, वो कहाँ है, और अगर वो जिंदा है तो क्या वही फैसले ले रहा है या उसके लिए सारे फैसले कोई और लोग ले रहे हैं। इस एपिसोड में मैं 2 मुख्य सवालों का विश्लेषण करूंगा। पहला, ईरान तनाव को किस हद तक बढ़ाने को तैयार है, क्या यह केवल दिखावा है या वो सच में पवित्र युद्ध में अंतिम जीत तक जाएगा। और दूसरा सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि अगर सर्वोच्च नेता अदृश्य है तो ईरान में असली फैसले कौन लेता है। और यहीं पर कुछ बहुत दिलचस्प जानकारियां सामने आईं। मेरा नाम अलेक्सी पीची है। आइए इस पूरे विषय को मिलकर समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। तो चलिए सब कुछ समझते हैं। हाल में ईरान के सर्वोच्च नेता महमूद मादश्तबा खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर अमेरिका ईरान समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया और उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर युद्ध की स्थिति और बढ़ती है तो ईरान और उसकी प्रॉक्सी सेनाएं कड़ा जवाब देंगी। खामनेई का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है, जो लगातार 9वें दिन जारी है। दोनों पक्ष हमलों को तेज कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों के दायरे को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ईरानी नेता ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ जून में हुए समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को निलंबित कर रहा है, जिससे युद्ध थोड़े समय के लिए रुका था। महमूद मदश्तबा खामनेई ने लिखित बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर और उद्धरण का कोई महत्व या भरोसा नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने शासनकाल में पहली बार महमूद मदश्तबा खामनेई ने अमेरिका को बड़ा शैतान कहा है और ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। असल में बड़े शैतान जैसे शब्द का फिर से इस्तेमाल करना ट्रंप प्रशासन के साथ समझौता टूटने के बाद ईरान की पारंपरिक क्रांतिकारी भाषा में वापसी का संकेत है। सीधे शब्दों में कहे तो वो छोटा सा समय जब ईरान अमेरिका से कूटनीतिक भाषा में समझौता करने की कोशिश कर रहा था, लगता है अब खत्म हो गया है। अब फिर से वही दुश्मनी की भाषा सामने है जो आखिरी जीत तक चलेगी। इसके साथ ही सावधानी पूर्वक शब्दों के चयन पर ध्यान दें। महमूद मदश्तबा खामनेई ने वादा किया है कि अगर लड़ाई और तेज होती है तो ईरान और उसकी प्रॉक्सी ताकतें कड़ा जवाब देंगी। मतलब ये कोई आदेश नहीं है कि तुरंत हमला करो, सब आगे बढ़ो और हमला करो। नहीं, ये एक तरह की शर्त के साथ धमकी है। अगर आप तनाव बढ़ाएंगे तो ईरान और उसकी प्रॉक्सी ताकतों से कड़ा जवाब मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं फिर लौटूंगा जब हम ये चर्चा करेंगे कि ईरान वास्तव में कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ एक समस्या है। महमूद मदश्तबा खामनेई 28 फरवरी के बाद से, उस हमले के बाद जिसमें उनके पिता मारे गए थे और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वे खुद भी घायल हुए थे, सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं। लगभग 5 महीने से कोई उन्हें नहीं देख पाया है। उन्होंने ना तो लाइव प्रसारण में देश को संबोधित किया है, ना ही कहीं कोई भाषण दिया है, ना ही कैमरों के सामने आए हैं और ना ही कहीं उनकी आवाज रिकॉर्ड की गई है। और उनके सभी बयान सिर्फ लिखित संदेश हैं जो उनके नाम से उनके कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी सोचिए जरा, ईरान की सत्ता के शीर्ष पर तख्ता पलट की अफवाहों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अमेरिका को महान शैतान घोषित करते हैं और पवित्र युद्ध की धमकी देते हैं। खुद सर्वोच्च नेता को लगभग आधे साल से किसी ने उन्हें जीवित नहीं देखा है।
यहाँ तक कि अपने ही पिता अली खामनाई के भव्य अंतिम संस्कार में, जो जुलाई में 1 हफ्ते तक चला, वे कभी दिखाई नहीं दिए। इसी बीच उन अफवाहों की नई जानकारी सामने आई है जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा। कहा जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता को ईरान से बाहर ले जाया गया है। इसकी खबर अगले ही दिन सामने आई जब माजस्ताबी की ओर से बड़े शैतान यानी अमेरिका के नाम ये लिखित बयान जारी किया गया था। अफवाहों का तर्क ये है, अगर नेता ऐसे धमकी भरे कागजात भेज रहा है, ये बयान जारी कर रहा है, लेकिन वो देश में शारीरिक रूप से नहीं है और कोई उसे जनता को नहीं दिखा सकता। संभव है उसे पहले ही गुप्त रूप से सुरक्षित जगह भेज दिया गया हो और अब देश में पूरी तरह दूसरे लोग काम कर रहे हों। ईरानी अधिकारी मुजतबा खामनाई की गैर मौजूदगी का कारण हत्या की धमकी बताते हैं। तर्क स्पष्ट है, इजराइल ने नए नेता को खत्म करने का सार्वजनिक वादा किया था। रक्षा मंत्री कात्स ने उसे साफ तौर पर मौत के लिए निशाना बनाया हुआ बताया, और जब उसके पिता अली खामनाई को लगभग एक ही वार में निशाना बना लिया गया तो बेटे को छुपाना समझदारी भरा कदम लगता है। तो ये मान लेना गलत नहीं होगा कि वो जिंदा है और कहीं गहरे बंकर में छुपा हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि इसे साबित करना नामुमकिन है, इसलिए अफवाहें खूब फैल रही हैं। खैर, ये तो साफ है। इन अफवाहों में इससे कहीं ज्यादा गंभीर एक और संभावना भी है, सिर्फ ये नहीं कि उसे कहीं विदेश भेज दिया गया है। और वो अफवाह ये है कि वो गंभीर रूप से घायल है या अक्षम हो गया है। ट्रंप, जिनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक पहुंच है, ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि ईरान का नया नेता जिंदा है लेकिन उसकी हालत खराब है। मजेदार ये है कि मादेश्ताबू को अब तेहरान का भूत या छाया राजकुमार कहा जाता है। अब ईरानी भी इस पर खुलकर मजाक करते हैं। लेकिन अफवाहें बनी हुई हैं और अब कई लोग पूछ रहे हैं, अगर सर्वोच्च नेता नजर नहीं आते और शायद काम भी नहीं कर सकते तो देश कौन चला रहा है और मादेश्ताबू से जुड़े संदेश कौन जारी कर रहा है? अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का आदेश कौन देता है? हारमुज जलडमरू मध्य बंद करने का फैसला कौन करता है? और ये युद्ध आखिर चला कौन रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का जवाब, जिस पर लगभग सभी विश्लेषकों की राय मिलती है, कुछ इस तरह है। इस समय ईरान पर शासन धार्मिक नेता नहीं कर रहे हैं, नहीं आयतुल्ला नहीं, बल्कि सेना कर रही है, खास तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। हम इस बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस YouTube चैनल पर लगातार नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं, तो चलिए एक बार फिर से संक्षेप में समझा देता हूं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कोई साधारण सेना नहीं है। ये एक वैचारिक सैन्य संरचना है जिसे 1979 की क्रांति के बाद आयतुल्ला के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था। ये देश नहीं, आयतुल्ला के शासन की बात है। ईरान में सामान्य सशस्त्र बल भी हैं, पर वे दिखावटी हैं। समय के साथ इस्लामी क्रांति रक्षक कोर एक राज्य के भीतर राज्य बन गया। वो न केवल मिसाइलों और नौसेना को नियंत्रित करता है, न केवल सैन्य शाखा को, बल्कि अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों को भी। निर्माण, संचार, तेल की बिक्री, संपत्तियां, केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसी तरह आदि, ये सब इस्लामी क्रांति रक्षक कोर के नियंत्रण में है। और अब जब पुराना नेता मारा गया है और नया कहीं छिपा हुआ है, तो इस्लामी क्रांति रक्षक कोर ने असली सत्ता अपने हाथ में ले ली है। आइए नामों के हिसाब से समझते हैं कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि अभी यही लोग ईरान की युद्धकालीन असली सरकार हैं। पहले हैं अहमदुल्ला, दूसरे हैं वाहिदी, जो इस्लामी क्रांति रक्षक कोर के मुख्य कमांडर हैं। वॉशिंगटन के युद्ध अध्ययन संस्थान और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार फिलहाल वाहिदी ही सभी सैन्य और राजनीतिक फैसले ले रहे हैं, यानी असल में वे खुद माशताब के बराबर या शायद उसकी जगह फैसले ले रहे हैं। वाहिदी ने साफ इशारा किया था कि युद्ध में अहम पदों का नियंत्रण रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास होना चाहिए। खास बात यह है कि मार्च में वाहिदी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति रक्षक कोर के वरिष्ठ कमांडरों ने ही माशताब HMNI को ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त करवाने के लिए दबाव डाला। यानी सेना ने खुद इस नेता को सत्ता में बैठाया है और अब वो उनका कर्जदार है। या फिर उन्होंने बस ऐसा दिखावा किया है कि जैसे देश पर अब भी आयतुल्ला ही राज कर रहे हैं। लेकिन असल में सत्ता पर कब्जा तो सेना ने बहुत पहले ही कर लिया था और खमनी का कद बस एक दिखावटी पर्दा है। और यहाँ मैं अली वाइज का एक उदाहरण पेश करता हूँ। ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान विभाग के डायरेक्टर हैं। ये वो शख्स हैं जिनके ईरान के अंदर बहुत गहरे संपर्क हैं। और वो कहते हैं, उदाहरण,
खम्मी सर्वोच्च नेता नहीं है। वो नाम के लिए नेता हो सकते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है जैसे उनके पिता थे। खमनी सीधे तौर पर क्रांति के रक्षकों के अधीन है, उल्टा नहीं, क्योंकि वो अपनी पदवी के लिए उनका ऋणी है और पूरी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए भी उनका ऋणी है। नेता सेना का ऋणी है, इसका मतलब है कि नेता सेना पर निर्भर है। दूसरे मुख्य व्यक्ति हैं मोहम्मद बागेर जालकदर। वे राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च परिषद के सचिव हैं। ये मुख्य संस्था है जहां रक्षा, खुफिया और विदेश नीति से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। जालकदर भी इस्लामी क्रांति के रक्षक दल की पुराने धड़े से हैं। वे सभी रक्षकों के सख्त कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने ये पद मार्च में संभाला जब पूर्ववर्ती अली लारिजानी की 17 मार्च को हवाई हमले में हत्या हुई थी। जालकदर एक संस्थागत समन्वयक है, यानी वो व्यक्ति जो सभी फैसलों को एक साथ लाता है, और वही सैन्य न कि नागरिक सत्ता के प्रतिनिधि भी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी संरचना में वे नागरिक राजनेता कहाँ हैं जिन्हें हम ईरान की सत्ता मानते आए हैं, जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति या विदेश मंत्री या ईरानी संसद के अध्यक्ष। ये लोग हर जगह खुद को ईरान की असली सत्ता बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। असल में इन्हें किनारे किया गया है। विश्लेषकों के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजाशकियान को असल में अहम फैसलों से दूर रखा गया है। वो देश में कोई भी फैसला नहीं लेते। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गलीबाफ, जिन्होंने वैसे अमेरिकियों से बातचीत की थी, वे भी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की मंजूरी के बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। यानी कि राजनयिक कुछ प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन सेना ही अनुमति देती है या मना कर देती है। यानी असली सत्ता वर्दी में लोगों के पास है, न कि राजनेताओं के पास। इसी वजह से ईरान की इतनी प्रबल इच्छा है युद्ध जारी रखने की। लेकिन यहीं पर वही दरार या वही विभाजन पैदा होता है सिस्टम के अंदर, जिसके बारे में हमने आपसे पिछले किसी एपिसोड में बात की थी। ईरान के अंदर एक छुपी हुई लड़ाई चल रही है। कुछ लोग अमेरिका से समझौता करना चाहते थे, जैसे वार्ताकार अराक्ची, गलीबाफ और राष्ट्रपति पिजाशकियान। यही बात हमने पहले भी चर्चा की थी। उन्होंने अपनी तरफ से वाकई में युद्ध विराम हासिल कर लिया था। वे कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटवाने में भी सफल रहे थे। दूसरी ओर कट्टरपंथी हैं जो इस्लामी क्रांति के समर्थक हैं। वे अमेरिका से किसी भी समझौते को गद्दारी और युद्ध को पवित्र मानते हैं, क्योंकि वे बड़े शैतान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपको पता ना हो, छोटा शैतान इजराइल है। कट्टरपंथी वार्ताकारों पर आरोप है कि उन्होंने वॉशिंगटन से समझौता कर इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ नरम तख्तापलट किया है। उनकी तर्क यह है, मारे गए नेता अली हमले का बदला लेने के बजाय इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने ये सब नए नेता मातशद्बा की इच्छा के खिलाफ किया। कहा जा रहा है कि मातशद्बा नहीं चाहता था, पर इन लोगों ने अमेरिकियों से कुछ बातचीत कर रहे थे। चूंकि मातशद्बा अदृश्य है और अपनी इच्छा की ना तो पुष्टि कर सकता है और ना ही खंडन, इसलिए हर पक्ष उसकी इच्छा को अपने अपने तरीके से समझता है। आखिरकार शासन में एक गुट दूसरे पर सत्ता छीनने का आरोप लगाता है। और अगर मातशद्बा, चलिए ईमानदार रहें, अगर मातशद्बा सक्षम होते तो क्या वह इस पूरी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर देते? क्या वह दुश्मनी को नहीं रोकते? क्या वो बाहर आकर ये नहीं समझाते कि देखिए, यह राजनेता है, वे इस हिस्से की सत्ता के लिए जिम्मेदार हैं, यह सैन्य अधिकारी हैं, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए और इसी तरह है। लेकिन मातशद्बा ऐसा नहीं करते। अब आइए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या ईरान सच में आखिर तक जाएगा, या ये सिर्फ मातशद्बा की बड़ी बड़ी बातें हैं? यहां हमें उस तर्क को समझना होगा जिसे विशेषज्ञ तनाव घटाने के लिए तनाव बढ़ाना कहते हैं। उदाहरण के लिए सनम वकील, जो चथम हाउस थिंक टैंक की मिडल ईस्ट प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, इसे ऐसे समझाती हैं। ईरान एक जाना पहचाना तरीका अपना रहा है। वो तनाव बढ़ाता है ताकि बाद में ताकत की स्थिति से तनाव कम करने की कोशिश कर सके। यानी हमलों और जोरदार बयानों का मकसद पूरी तरह से विनाशकारी युद्ध नहीं है, बल्कि अधिकतम दबाव बनाना है ताकि बाद में बेहतर शर्तें हासिल की जा सकें। ये बात ईरान के व्यवहार से भी साबित होती है। देखिए, ईरान क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है, हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद करता है, पड़ोसी देशों में डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करता है, लेकिन ये सब कुछ सीमित मात्रा में करता है। वो हमलों का भौगोलिक दायरा बढ़ाता है,
पर उस कदम से बचता है जिससे अमेरिका सीधे संघर्ष में आ जाता और बड़े आक्रमण का कारण बनता। इसका मतलब है हरमुज के अलावा बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को भी बंद करना। यहाँ तक कि मातशतबा के बयान में भी कड़े जवाब की धमकी एक शर्त के साथ रखी गई है। वो कहते हैं, अगर तनाव बढ़ता है तो फिर हम ऐसा वार करेंगे कि सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी इससे बातचीत के लिए दरवाजा अभी भी आधा खुला रहता है। लेकिन, और यही सबसे बड़ा खतरा है, ये सोच समझकर अपनाई गई रणनीति तभी तक काम करती है जब तक ऊपर कोई ऐसा है जो ब्रेक पर हाथ रखे हुए है और समय रहते सैन्य मशीन को रोक सकता है। और हमारे पास क्या है? ईरान के सर्वोच्च नेता ऐसे हैं जैसे भूत। अमेरिका से बातचीत करने वालों को बदनाम कर गद्दार कहा गया है। और इसी माहौल में कट्टरपंथी लोग उभर रहे हैं जो असली युद्ध के लिए बेताब हैं और अब तो बिल्कुल अजीब अजीब बातें भी सुझा रहे हैं। मसलन पूर्व विदेश मंत्री कट्टरपंथी मनु चेहरमाताकी ने ईरानी टेलीविजन पर हाल ही में गंभीरता से ये सुझाव दिया कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से 100 अमेरिकी सैनिकों को पकड़कर ईरान ले जाया जाए और उन्हें बंधक बनाया जाए। वो कहते हैं, देखिए, हमास ने इजराइल में घुसपैठ कर बंधक बनाए थे और बाद में उनकी अदला बदली के लिए सौदेबाजी की थी। आइए हम भी वही करें, अमेरिकियों को पकड़े और शर्तें रखें ताकि वे रिहा हो सकें। यही असली समस्या है। अगर तेहरान में फैसले व्यावहारिक रूप से लिए जाएं और तनाव बढ़ाने का मकसद बाद में उसे कम करना हो तो पूरी तरह युद्ध की संभावना नहीं है। ये सब सौदेबाजी है। लेकिन अगर कट्टरपंथी हावी हो जाते हैं जो सच में बदला लेने के लिए पवित्र युद्ध चाहते हैं और मारे गए नेता का बदला लेना चाहते हैं तो फिर कोई रोक नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में जब नेता रहस्य बन जाए और सब उसकी इच्छा को अपने हिसाब से समझे तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि कौन सा गुट जीतेगा। नतीजा यह है कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता के जरिए अमेरिका के खिलाफ पवित्र युद्ध घोषित किया है। उसने फिर से अमेरिका के लिए फिर से बड़ा शैतान शब्द चलन में ला दिया है और युद्ध विराम तोड़ दिया है और किसी जबरदस्त जवाब का वादा किया है। इस डरावनी बयानबाजी के पीछे सत्ता के शीर्ष पर सीधी अराजकता है। जिस इंसान ने कथित तौर पर युद्ध की घोषणा की है उसे लगभग 5 महीनों से किसी ने नहीं देखा है और वो या तो इजरायली हमलों से छुपा हुआ है या गंभीर रूप से घायल है या अफवाहों के मुताबिक उसे देश से बाहर ले जाया गया है। असलियत किसी को नहीं पता। देश पर सेना का शासन है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की कमान वाहिदी और इजाला गद्र के पास है। नागरिक राजनेताओं को पीछे कर दिया गया है। युद्ध विराम कराने वाले राजनयिकों को सार्वजनिक रूप से गद्दार घोषित कर दिया गया है और शासन के भीतर एक गुट दूसरे पर तख्ता पलट का आरोप लगा रहा है। इस समय सबसे अधिक संभावना है कि ईरान एक खतरनाक लेकिन सोच समझकर खेली जा रही चाल चल रहा है। वो हालात को इसलिए गंभीर बना रहा है ताकि बेहतर शर्तें पा सके, न कि सबको तबाह करने या पूर्ण युद्ध छेड़ने के लिए। ईरान में कट्टरपंथियों की आवाज जितनी तेज होती है उतना ही पूर्ण युद्ध का वास्तविक खतरा बढ़ता है। और सबसे डरावना परिदृश्य ये नहीं है कि ईरान सर्वोच्च नेता के आदेश पर अंत तक लड़ने का फैसला करेगा, बल्कि ये है कि आदेश देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं और बड़े युद्ध का फैसला सर्वोच्च नेता नहीं बल्कि कोई जनरल ले लेगा या कोई कट्टरपंथी समूह जो उस समय सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ले जब ऊपर सिर्फ खालीपन और अराजकता हो। एक देश जहां नेता को न देखा जा सकता है न सामने लाया जा सकता और सत्ता सेना व कट्टरपंथियों के पास हो, वह विरोधियों में सबसे अप्रत्याशित और खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ तो बातचीत की मेज पर बैठने के लिए भी कोई नहीं होता। समझ ही नहीं आता कि वहां अब असली मुखिया कौन है और किससे संवाद करना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ घटनाओं के विकास को देखने का विकल्प है। यही मैं रुकता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।